हमारे काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमारी वीडियो तो रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सोनी नाइट क्लब को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना भूलना मत। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। समीर अपनी पुरानी एसयूवी को पहाड़ी रास्तों पर दौड़ा रहा था। उसे दिल्ली से अपने पैतृक गांव पहुंचने की जल्दी थी क्योंकि उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सड़क के दोनों तरफ घने जंगलों का पहरा था और धुंध इतनी गहरी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी कुछ मीटर बाद दम तोड़ रही थी। समीर ने रेडियो ऑन किया लेकिन सिर्फ चर चर की आवाज आ रही थी। उसने चिढ़कर उसे बंद कर दिया। अचानक उसे सड़क के किनारे एक सफेद साया दिखाई दिया। उसने ब्रेक मारे, टायर चीख उठे। जब उसने गौर से देखा तो वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने सफेद फ्रॉक पहनी थी और हाथ में एक पुराना गुब्बारा था। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस वक्त यहाँ? बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? समीर ने शीशा नीचे करके पूछा। बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सड़क के आगे की तरफ इशारा किया। समीर को लगा शायद पास के किसी ढाबे या गांव की होगी। उसने सोचा इसे छोड़ देता हूँ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया उसे अपनी दादी की बात याद आई। बेटा, रात को इन रास्तों पर जो दिखे वो हमेशा सच नहीं होता। समीर ने डर के मारे गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और वहां से निकल गया। करीब 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद समीर के पसीने छूट गए। वही सड़क का मोड़, वही टूटा हुआ मील का पत्थर और वही सफ़ेद फ्रॉक वाली बच्ची फिर से सड़क किनारे खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? समीर ने खुद से कहा। मैंने तो उसे पीछे छोड़ दिया था। उसने फिर से गाड़ी तेज की। इस बार रफ्तार 100 के पार थी, लेकिन हर 5 मिनट बाद वही नज़ारा उसके सामने आ जाता। कभी वो बच्ची दिखती तो कभी एक बूढ़ा आदमी जो सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर कुल्हाड़ी से कुछ काट रहा होता। अचानक समीर की गाड़ी का इंजन गड़गड़ाया और बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। उसने बोनट खोलकर देखने की कोशिश की, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस गाड़ी की तरफ देखा तो उसकी सीट पर कोई बैठा था। धुंध के कारण चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वो आकृति हूबहू सरने जैसी ही थी। समीर की चीख निकल गई। तुम कौन हो? अंदर बैठी आकृति ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा और समीर के ही पिता का चेहरा बन गया। बेटा, घर नहीं आओगे? उस आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे हजारों लोग एक साथ बोल रहे हों। समीर समझ गया कि यह छलावा है। छलावा यानी वो रूह जो आपकी यादों, आपके डर और आपके अपनों का रूप धरकर आपको पागल कर देती है और फिर आपकी जान ले लेती है। वह जंगल की तरफ भागा। झाड़ियाँ उसके कपड़े फाड़ रही थीं, लेकिन वह नहीं रुका। भागते भागते वह एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां एक दिया जल रहा था। अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। बेटा, डर मत, अंदर आ जा, बुढ़िया ने कहा। समीर को लगा कि शायद यहाँ जान बच जाएगी। बुढ़िया ने उसे पानी दिया। जैसे ही समीर ने पानी पिया उसे महसूस हुआ कि पानी का स्वाद खून जैसा है। उसने प्याला नीचे गिरा दिया। उसने देखा कि बुढ़िया के पैर उल्टे थे और उसकी परछाई जमीन पर नहीं बल्कि छत पर नाच रही थी। तुम भी वही हो? समीर चिल्लाया। बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे रोने में बदल गई। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता समीर, ये रास्ता खत्म नहीं होता, ये बस मुड़ जाता है। समीर फिर से भागा। अब उसे अपने चारों तरफ आवाजें आने लगी। उसके दोस्तों की, उसकी माँ की और खुद उसकी अपनी आवाज जो उसे पुकार रही थी।
अचानक उसे सामने अपनी ही गाड़ी खड़ी दिखी। वह पागलों की तरह गाड़ी के अंदर घुसा और दरवाजे लॉक कर लिए। समीर ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस गाड़ी भगाता रहा। दूर कहीं उसे सुबह की पहली किरण दिखाई दी। उसे लगा कि वह बच गया। सामने गांव का बोर्ड दिख रहा था, आपका स्वागत है। समीर ने चैन की सांस ली। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ, मैं बस पहुँच गया, समीर ने हाँफते हुए कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बेटा कौन बोल रहा है? माँ, मैं समीर। पागल हो गए हो क्या? समीर का तो 2 घंटे पहले एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस वाले उसकी लाश लेकर आए हैं। तुम कौन बोल रहे हो? समीर के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसने सामने वाले शीशे में देखा। शीशे में उसका अपना चेहरा नहीं था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे और चेहरे पर वाह वही डरावनी मुस्कान थी जो उस छलावे की थी। समीर ने नीचे देखा। गाड़ी सड़क पर नहीं बल्कि उसी खाई के ऊपर हवा में तैर रही थी जहां उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। सूरज की रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी और फिर से वही घनी धुंध और काली रात छा गई। दूर सड़क किनारे एक बार फिर वही सफ़ेद फ्रॉक वाली बच्ची खड़ी थी और इस बार उसके हाथ में समीर का फ़ोन था। समीर को अब अपनी देह का एहसास नहीं हो रहा था। वह उसी खाई के किनारे खड़ा था जहां उसकी गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे। नीचे आग की लपटें अब ठंडी पड़ चुकी थीं, लेकिन सन्नाटा और गहरा हो गया था। उसे अपनी माँ की आवाज़ें याद आती रही थी। समीर की लाश मिल गई है। वह रोना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे। उसे महसूस हुआ कि वह अब इंसान नहीं बल्कि इस जंगल का एक हिस्सा बन चुका है। वह छलावा बन चुका था। तभी उसे दूर से एक तेज रोशनी आती दिखाई दी। एक और गाड़ी, एक और शिकार। समीर चिल्लाना चाहता था, भाग जाओ, यहां मत रुको। लेकिन उसके मुंह से जो आवाज निकली वह एक डरावनी सिसकी जैसी थी। उसे समझ आया कि छलावा अपनी मर्जी से शिकार नहीं करता बल्कि यह जंगल उससे शिकार करवाता है। वह गाड़ी पास आई। सड़क किनारे वही सफ़ेद फ्रॉक वाली बच्ची फिर से खड़ी थी। समीर ने देखा कि उस बच्ची का चेहरा धुंधला था, जैसे कोई अधूरी याद। गाड़ी में समीर की छोटी बहन रिया थी। समीर की मौत की खबर सुनकर वह पागल सी हो गई थी और उसी रास्ते से अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रही थी जहां समीर का एक्सीडेंट हुआ था। उसके साथ उसका दोस्त अमित था। अमित, गाड़ी तेज चलाओ, मुझे भाई को देखना है, रिया सुबकते हुए बोली। रिया, पुलिस ने कहा है कि वह जगह खतरनाक है, हमें संभल कर चलना होगा, अमित ने कहा। अचानक अमित ने ब्रेक मारे। सड़क के बीचों बीच एक साया खड़ा था। वह साया समीर का था। रिया की आंखें फटी रह गईं। भाई, वो देखो, समीर भाई खड़े हैं। अमित को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रिया, वहाँ कोई नहीं है, तुम सदमे में हो। लेकिन रिया गाड़ी से उतर गई। वह उस साए की तरफ भागी। समीर, जो अब एक रूह था, उसे पीछे धकेलना चाहता था, उसे बचाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने रिया को छूने की कोशिश की, रिया को एक बर्फीली ठंडक का एहसास हुआ और वह कांप उठी। समीर की रूह ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई और खड़ा है। वह उस जंगल की असली ताकत थी, पुरानी छाया, एक ऐसी शक्ति जो सदियों से इस सड़क पर भटकने वाली रूहों को गुलाम बनाकर रखती थी। जंगल का दृश्य बदलने लगा। रिया और अमित अब सड़क पर नहीं बल्कि एक पुराने खंडहर हो चुके बंगले के सामने खड़े थे। यह वही बंगला था जो समीर ने बचपन की कहानियों में सुना था। हम यहाँ कैसे पहुंचे? अमित घबरा गया। उसका जीपीएस गोल गोल घूम रहा था और घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी थी। अंदर से समीर की आवाज आई, रिया बचाओ मुझे, बहुत ठंड है यहाँ। रिया बिना सोचे समझे अंदर भाग गई।
अमित उसे रोकने पीछे भागा, लेकिन भारी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर का नज़ारा भयानक था। दीवारों से खून टपक रहा था और छत पर हजारों टूटे हुए गुब्बारे लटके थे। समीर की रूह रिया के सामने आई। रिया, यहाँ से भागो, ये मैं नहीं हूँ, ये सब छलावा है। लेकिन रिया को समीर का असली चेहरा नहीं, बल्कि एक सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि उसके भाई की रूह उसे मारना चाहती है। तभी पुरानी छाया ने रिया का गला पकड़ लिया। वह साया बिना चेहरे का था, बस एक काला धुआं। समीर ने देखा कि उसकी बहन की जान जा रही है। उसे अपनी दादी की एक और बात याद आई। छलावे को केवल वही हरा सकता है जो अपनी मौत को स्वीकार कर ले और दूसरों के लिए खुद को मिटा दे। समीर ने अपनी पूरी रूहानी ताकत इकट्ठा की। उसने पुरानी छाया पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने रिया की यादों में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसने उन पलों को याद किया जब वे बच्चे थे, उनकी खुशियाँ, उनका प्यार। एक तेज सफ़ेद रोशनी समीर के अस्तित्व से निकली। पूरे जंगल में एक चीख गूंज उठी। वह चीख उस पुरानी छाया की थी। छलावे का तिलिस्म टूटने लगा। अचानक एक जोरदार झटका लगा। रिया ने आंखें खोली। वह सड़क के किनारे पड़ी थी। सुबह हो चुकी थी। अमित उसे झकझोर रहा था। रिया, होश में आओ, हमारी गाड़ी सड़क से उतर गई थी, शुक्र है हम बच गए। रिया ने चारों तरफ देखा। वह बंगला, वह अंधेरा, वह डर, सब गायब था। लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी। वह फोटो समीर की थी, जो उसने बचपन में खिंचवाई थी। फोटो के पीछे गीली मिट्टी से लिखा था, हमेशा तुम्हारे साथ। उधर उसी खाई के पास जहां समीर की गाड़ी गिरी थी, अब सन्नाटा था। सफ़ेद फ्रॉक वाली बच्ची अब वहां नहीं थी। लेकिन अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो आज भी उस मोड़ पर हवाओं में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। वह अब किसी को डराती नहीं, बल्कि भटकने वालों को सही रास्ता दिखाती है। समीर अब एक छलावा नहीं, बल्कि उस रास्ते का रक्षक बन गया था। लेकिन कीमत थी उसकी अपनी मुक्ति। वह अब कभी उस पार नहीं जा सकता था। उसे अनंत काल तक उसी रास्ते पर पहरा देना था। कहानी वर्तमान से 100 साल पीछे चली जाती है। यह वही पहाड़ी रास्ता था, लेकिन तब यहाँ पक्की सड़क नहीं, बल्कि बैलगाड़ियों वाला कच्चा रास्ता था। इस घने जंगल के बीच एक छोटा सा खुशहाल गांव था, नीलगढ़। गांव के मुखिया की एक 7 साल की बेटी थी, जिसका नाम था माया। माया को सफ़ेद रंग बहुत पसंद था, इसलिए वह हमेशा सफ़ेद फ्रॉक पहनती थी। एक शाम माया अपने हाथ में एक लाल गुब्बारा लिए जंगल की ओर निकल गई। वह गुब्बारा उसे एक शहर से आए व्यापारी ने दिया था। उसी समय गांव में एक अघोरी साधु आया था, जिसे गांव वालों ने अपमानित करके निकाल दिया था। उस साधु ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए जंगल की एक प्राचीन और भूखी शक्ति को जागृत कर दिया था, जिसे स्थानीय लोग काली छाया कहते थे। माया गलती से उस बलिस्थल पर पहुंच गई जहां साधु अपनी साधना कर रहा था। जैसे ही माया वहां पहुंची, काली छाया ने उसे अपने घेरे में ले लिया। माया की चीखें जंगल में ही दबकर रह गईं। जब गांव वाले माया को ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि माया बेजान पड़ी थी, लेकिन उसकी रूह वहां से नहीं गई थी। साधु ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए एक श्राप दिया, यह बच्ची न जिएगी न मरेगी, यह इस रास्ते का छलावा बनेगी। जो भी इस रास्ते से गुजरेगा, वह इसकी तड़प का हिस्सा बनेगा। यह रूह तब तक नहीं भटकेगी जब तक इसे एक रक्षक नहीं मिल जाता, जो स्वेच्छा से अपनी जान दे। गांव खत्म हो गया, कच्चा रास्ता हाईवे बन गया, लेकिन माया वहीं रही। वह अकेली थी, डरी हुई थी। वह लोगों को रोकती थी ताकि कोई उसे घर ले जाए, लेकिन उसकी रूहानी मौजूदगी लोगों को डरा देती और हादसे हो जाते। हर हादसे के साथ काली छाया और ताकतवर होती गई,
क्योंकि वह मरने वालों के डर को खाती थी। धीरे धीरे माया खुद एक छलावा बन गई, एक ऐसी रूह जो रास्ता भटकाती थी, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ मुक्ति पाना था। वापस वर्तमान में समीर की रूह उसी मोड़ पर खड़ी थी जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। अब वह देख पा रहा था जो आम इंसान नहीं देख सकते। उसने देखा कि माया, सफ़ेद फ्रॉक वाली बच्ची, सड़क के किनारे रो रही थी। समीर उसके पास गया। इस बार वह डरा नहीं था। माया, उसने धीरे से पुकारा। बच्ची ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब वह खौफनाक चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी थी। सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं, कोई मेरे साथ नहीं खेलता, उसने मासूमियत से कहा। तभी ज़मीन फटने लगी और वह पुरानी छाया, काली शक्ति बाहर निकली। वह समीर और माया को निगलना चाहती थी। समीर समझ गया कि यह छाया ही इस रास्ते का असली शैतान है जो रूहों को कैद करके रखता है। समीर ने माया का हाथ पकड़ा। माया, डरो मत, आज यह खेल खत्म होगा। समीर ने अपनी रूह की पूरी ऊर्जा को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। उसने अपनी यादों में बसे पिता के प्यार और बहन रिया की ममता को महसूस किया। प्यार और त्याग की शक्ति उस नफरत वाली छाया के लिए जहर के समान थी। समीर की रूह सूरज की तरह चमकने लगी। एक भीषण धमाका हुआ। पूरे जंगल में एक सफ़ेद रोशनी फैल गई। वह काली छाया राख होकर हवा में बिखर गई। सदियों पुराना श्राप टूट चुका था। माया ने समीर की ओर देखा। उसकी सफ़ेद फ्रॉक अब चमक रही थी। भाई, अब मुझे डर नहीं लग रहा, माँ बुला रही हैं। माया धीरे धीरे रोशनी में विलीन होने लगी। जाने से पहले उसने समीर के माथे को छुआ। तुम बहुत अच्छे हो। जैसे ही माया गायब हुई, समीर को लगा कि वह भी मुक्त हो रहा है। लेकिन तभी उसे सड़क पर अपनी बहन रिया की गाड़ी दोबारा आती दिखी। उसे याद आया कि यह रास्ता अब भी खतरनाक है, सिर्फ रूहों से नहीं बल्कि अपनी बनावट और खाइयों से भी। समीर ने अपनी मुक्ति को ठुकरा दिया। उसने तय किया कि जब तक इस सड़क को सुरक्षित नहीं कर दिया जाता, वह यहीं रहेगा। सुबह के 4 बजे थे। एक ट्रक ड्राइवर को नींद की झपकी आई और उसकी गाड़ी खाई की तरफ मुड़ने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके स्टीयरिंग को जोर से घुमा दिया। उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि एक साया सड़क के किनारे खड़ा है जो उसे आगे बढ़ने का इशारा कर रहा है। ड्राइवर ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। अब वह रास्ता खौफ का नहीं बल्कि हिफाजत का रास्ता बन चुका था। समीर अब वह छलावा नहीं था जो जान लेता है, बल्कि वह अदृश्य फरिश्ता था जो राही को मंजिल तक पहुंचाता है।